Good evening to all of you. Welcome to the Upview CSC Academy. जैसा कि कल मैंने आपको बताया था कि हम अपने इकोनॉमी के सेक्शन में काफ़ी सारी चीज़ों को कवर करते हुए आगे बढ़ रहे हैं और लगभग चीज़ें हमने जो कि हमारे सेक्शन ए के अंतर्गत था उसको हमने कवर कर लिया है। तो इसी के क्रम में हम आज के क्लास के ऊपर अगर आए तो आज का जो हमारा क्लास है वो है बेरोजगारी से संबंधित। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते होंगे बोर्ड पे काफी सारी चीजें मैंने मेंशन की हुई है। आप देख रहे होंगे भारत में बेरोजगारी यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। ठीक है, ये शब्द हर एक युवा के जबान पर रहता है, खास करके अगर वो पढ़ रहा है, तैयारी कर रहा है तो उसके जबान पे तो ये शब्द रहता ही है। ये इतना पॉपुलर वर्ड है हमारे देश के अंतर्गत। इसका रीजन ये है कि इसकी संख्या भी बहुत ज्यादा है। ठीक है, हमारे देश में बेरोजगारी की संख्या बहुत ज्यादा है और वो बेरोजगारी चाहे गांव के स्तर पर हो, चाहे शहर के स्तर पे हो या किसी अन्य स्तर पे हो, हर एक तरह से बेरोजगारों की संख्या दिन ब दिन क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। ठीक है, कहने को तो हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो ग्रो कर रही है, इकोनॉमी जो है उसका ग्रोथ हो रहा है, लेकिन इकोनॉमी की ग्रोथ के बावजूद रोजगार बढ़ने का जो रेट है वो क्या है, कम है। ठीक है, जैसे जैसे अर्थव्यवस्था बढ़े अगर वैसे वैसे रोजगार भी बढ़ता जाए तब तो सही है, लेकिन इकोनॉमी का ग्रोथ बढ़ता जाए और रोजगार का रेट पीछे ही रह जाए तो वो किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा सूचक नहीं होता है। आंतरिक रूप से भी अगर हम देखें तो सोसाइटी यानी सामाजिक तौर पर भी हम देखेंगे तो समाज में काफी सारे गतिरोध उत्पन्न होते रहते हैं, विरोध होते रहते हैं, रैलियां उठती हैं, काफी सारी धरना प्रदर्शन भी होते रहे हैं छात्रों के द्वारा इन्हीं सब चीजों को लेकर के। अभी हाल ही में आपने बिहार में जो भी चीजें हुई उसको देखा होगा तो आप समझे होंगे कि ये सब चीजें क्यों हो रही हैं। ठीक है, आखिर स्टूडेंट जो हैं, विद्यार्थी जो हैं, वो क्यों इतना बौखला रहे हैं, क्यों इतना बड़ा विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, क्यों सरकारी संपत्तियों का विनाश करने पर तुले आए हैं, क्यों? उसका एक रीजन ये है और वो है बेरोजगारी। ठीक है, क्योंकि लोग पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उसके लिहाज से उनको नौकरियां नहीं मिल रही हैं। ठीक है, अब इसके भी बहुत सारे फैक्टर हैं। लोग सरकारी नौकरी के पीछे, अगर हम स्पेशली यूपी बिहार या उत्तर भारत की बात करें और उत्तर भारत में स्पेशली यूपी बिहार की हम बात करें तो यहाँ के जो भी युवा हैं, यहाँ का जो भी मध्यवर्गीय परिवार है, मैं मध्यवर्गीय परिवार की बात कर रही हूँ, तो उनका एक टारगेट होता है कि सरकारी नौकरी पाना है। ठीक है, सरकारी नौकरी के पीछे वो पागल रहते हैं कि बस अगर कुछ है करने को तो वह सरकारी नौकरी, नहीं तो कुछ है ही नहीं जिंदगी में। तो उनका जो मोटिव रहता है वो गवर्नमेंट जॉब पाने की, गवर्नमेंट सर्वेंट बनने का। ठीक है, तो इसी के लिए वो क्या करते हैं, पढ़ाई करते हैं, सालों साल पढ़ाई करते हैं, कई को की तो आधे आधे उम्र बीत जाती है पढ़ते पढ़ते, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिलती है। ऐसे में क्या उनके मन में आक्रोश की भावना ही उठती है, क्योंकि वो और कुछ कर नहीं रहे हैं और पढ़ाई से उनका हो नहीं रहा है। तो इससे क्या रहता है, उनकी आक्रोश जो है वो सरकार को लेकर उठती है कि सरकार वैकेंसी नहीं निकाल रही है, सरकार नौकरी नहीं दे रही है, ये नहीं कर रही है, वो नहीं कर रही है, ये सारी चीजें होती हैं। ठीक है, तो अभी ऐसे कहते हैं कि हर पेपर पैटर्न में भी बदलाव आ रहे हैं। जैसे आपने पेट का एग्जाम देखा होगा तो हर एक स्तर पर एग्जाम में भी क्या आ रहे हैं, बदलाव आ रहे हैं। अब सरकार के पास भी चुनौतियां हैं, हम सिर्फ स्टूडेंट के तौर पर ही नहीं देख सकते, एक नागरिक के तौर पर भी अगर आप देखेंगे, हम मानते हैं कि कोई भी स्टूडेंट अपना टाइम देता है, इन्वेस्टमेंट करता है अपनी पढ़ाई में, अपनी लाइफ की काफ़ी चीज़ों को सेक्रीफाइस करता है। तो एज ए स्टूडेंट अगर हम देखेंगे तो कहीं ना कहीं सही भी है कि हाँ मन में थोड़ी बहुत आक्रोश की भावना आती है, लेकिन अगर आप एज अ सिटीजन देखिए, एक नागरिक के तौर पर देखिए, तो हमारा देश जो है अब वो ग्रो कर रहा है। ठीक है, ग्रो कर रहा है और संसाधन जिस प्रकार से हमारे यहाँ की जनसंख्या है उस प्रकार से संसाधन जितने हैं हमारे देश में, अगर उसके अकॉर्डिंग भी सरकार नौकरियां देना शुरू करेगी ना तब भी बहुत लोग बेरोजगार रह जाएंगे। क्यों? क्योंकि जनसंख्या का स्तर बहुत ज्यादा है। अब होता क्या है कि वैकेंसी आती है 40-50 और फॉर्म भरते हैं उस पर हजारों लाखों लोग। ठीक है, हजारों की संख्या में फॉर्म भरे जाते हैं 40 वैकेंसी के लिए। अब नौकरी जो मिलेगी उन्हीं 40 को मिलेगी ना। अब जो अदर लोग हैं
वो तो छटेंगे ही छटेंगे, जाहिर सी बात है। 1000 लोग फॉर्म भरेंगे तो हजारों को नौकरियां तो मिलेंगी नहीं, मिलनी तो 40 को ही है, क्योंकि वैकेंसी 40 की ही आई है, या 400 की आई हैं, या 1000 की आई हैं। लेकिन अगर लाखों लोग फॉर्म भरते हैं, आप यूपीएससी को देखिए, 600, 700, 800 या 1000 तक मान लीजिए सीट आ जाती हैं वैकेंसीज, तो उसमें फॉर्म कितने रहते हैं ये भी आप देखिए। फॉर्म भरने वालों की संख्या 10-15 लाख रहती है। मोटे मोटे तौर पर आप देखिए तो 1000 या 700-800 की वैकेंसी के ऊपर कितने लोग फॉर्म भरते हैं? 15 लाख लोग। और परीक्षा में बैठते कितने लोग हैं? 5 लाख लोग, ठीक है। और सेलेक्ट कितने लोग को होना है? मात्र 1000 या 700, 800, 600, 500 इतने लोगों को। तो आप सोच सकते हैं कि क्या स्तर है हमारे यहाँ पर। ये बेरोजगारी का ही तो स्तर है कि लोग इसी चीज में लगे हुए हैं, इतना डेस्परेटली लगे हुए हैं कि उनको सरकारी नौकरी से इतना ज्यादा आशा है, उम्मीद है कि मुझे ये चाहिए और मुझे ये मिलना भी चाहिए। और अगर किसी भी रीजन बस नहीं मिलता है तो उसके लिए इतना बड़ा बड़ा आक्रोश दिखता है, जैसे बिहार में भी हमने देखा। हालांकि मैं अपना एक पर्सनल ओपिनियन आपको बताऊं तो एक सजेशन कहिए या फिर कुछ भी कहिए, एक रिक्वेस्ट कहिए, तो इस प्लेटफॉर्म की तरफ से मैं आप सभी से कहना चाहती हूँ, जो भी स्टूडेंट मुझे देख रहे हैं, आपके अंदर आक्रोश की भावना उठती है, अच्छी बात है। आपको नौकरी नहीं मिलती है तो आप दुखी होते हैं, ये भी अच्छी बात है। लेकिन देखिए, आप ही के साथ पढ़ने वाले उसी चीज की तैयारी करते हुए आगे निकल के आज काम कर रहे हैं, आप वहां रह जा रहे हैं, तो इसमें कभी कहीं ना कहीं होता है कि अपनी भी कुछ गलतियां, कुछ खामियां होती हैं। आप ज्यादा से ज्यादा कोशिश करिए कि अपनी खामियों को दूर करिए। आप अपने आप को उस लेवल पर लेके जाइए कि अगर एक सीट की भी वैकेंसी आए तो आप मान के चलिए कि वो सीट आपकी है, क्योंकि किसी न किसी की तो वो होगी ही, तो वो आपकी क्यों नहीं हो सकती? जरूर होगी। आपको धरना देना है, कुछ भी करना, रैलियां निकालनी है, विरोध करना है, आप करिए, अच्छे से करिए, लेकिन इस प्रकार से सरकारी संपत्ति का नाश मत करिए। क्योंकि अभी जैसे जो बिहार में ट्रेजेडी हुई, उसमें करीब करीब 700 करोड़ की संपत्ति का क्या हुआ? विनाश हुआ। अरब डॉलर नहीं, 700 करोड़ की संपत्ति का क्या हुआ? नुकसान हुआ। किसकी? पब्लिक संपत्ति का, पब्लिक प्रॉपर्टी का। और पब्लिक प्रॉपर्टी सरकार की नहीं है, नरेंद्र मोदी ने अपना पैसा नहीं लगाया है वहां पर, और ना ही किसी और ने लगाया है। वो पैसा हम और आप सबने मिलकर के लगाया है उस पर, चाहे रेलवे का विकास हो, चाहे ट्रांसपोर्ट का, चाहे किसी भी चीज का विकास अगर हो रहा है हमारे देश में, तो उसमें एक एक रुपया जो लगा है वो हम सबका लगा है, ठीक है। तो उसका आप सत्यानाश मत करिए, उसको मत, आप उसका विनाश मत करिए, आप अच्छे से प्रदर्शन करिए। जैसे कि आपने देखा होगा हमारे देश के बड़े बड़े मूवमेंट, बड़े बड़े विरोध प्रदर्शन अहिंसा के साथ चले हैं, जिसमें आपने देखा होगा सविनय अवज्ञा आंदोलन को, ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी ने चलाया था, एक अहिंसावादी आंदोलन था, और ये एक बहुत बड़ा नेशनल मूवमेंट, हम इसको पढ़ते हैं हिस्ट्री जब भी हम पढ़ते हैं तो। और आप देख सकते हैं कि ये सभी जो आंदोलन रहे हैं, मूवमेंट रहे हैं, इन्होंने अंग्रेजों को भारत छोड़ने पर मजबूर किया था, ठीक है। तो अगर आपको अपनी अभिव्यक्ति को प्रकट करने की संविधान की तरफ से आजादी है, छूट है, तो उसको करिए, लेकिन ऐसा मत करिए कि आप किसी और का नुकसान करिए। उसी टाइम पर काफी सारे ऐसे वीडियोस भी वायरल हुए थे जिसमें लोगों की प्रॉपर्टीज भी उसमें लोगों ने नुकसान की, किसी की कारें जला दी, किसी का कुछ। तो हर एक इंसान, जैसे आप मेहनत करके कुछ बनना चाहते हैं, आपको मिल नहीं रहा तो आप खलबला रहे हैं ना, तो किसी और ने मेहनत करके बनाया हुआ है जिसका आप बिगाड़ रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा ना करिए कि आप अपनी स्वार्थ में किसी और का नुकसान करिए। आप स्टूडेंट है, अच्छी बात है, आप पढ़ाई भी करिए, साथ ही साथ कुछ आप सोचिए कि आप इसके अलावा और क्या कर सकते हैं। सिर्फ एक ही चीज के लेकर के डेस्परेटली इतना ज्यादा मत हो जाइए कि आप अच्छा या बुरा का फर्क भी ना कर पाए, ठीक है। तो खैर, ये तो थोड़ा अलग बातें थी, लेकिन अब आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। तो सबसे पहले, जैसा कि हमने कहा कि हम बात करने वाले हैं बेरोजगारी के ऊपर। भारत में बेरोजगारी की क्या स्थिति है और किस प्रकार से ये बढ़ती जा रही है, क्या रीजन है, क्या परिणाम इसके निकल के आ रहे हैं और क्या इसके उपाय हो सकते हैं, ये सारी चीजों के ऊपर हम चर्चा करेंगे। इससे पहले मैं आपको एक और इन्फॉर्मेशन दे दूं कि ये क्लास में जितने टॉपिक मैंने यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं, उन सभी को मैं अच्छे से इलेबरेट करके आपको एक एक चीज को बताऊंगी, और इसके बाद एक सेकेंड पार्ट मैं आपको दूंगी। वहां पर क्या रहेगा कि बेरोजगारी से संबंधित जो अदर फैक्टर्स हैं
और साथ ही साथ बेरोजगारी से रिलेटेड, बेरोजगारी को दूर करने से रिलेटेड सरकार ने जो योजनाएं और जो कार्यक्रम चलाए हैं हमारे देश में, काफी सारे योजनाओं और कार्यक्रमों के ऊपर मैं अलग से पीडीएफ में चर्चा करूंगी। उसको पीडीएफ में देने का मतलब ये है कि वो सब चीजें क्या है, पॉइंट टू पॉइंट, कट टू जैसी हैं वैसे ही बताना है और एक एक चीज को बोर्ड पर लिखा नहीं जा सकता है। तो इसीलिए आपके लिए भी सुलभ है कि आप चाहें तो उनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अपने पास रख सकते हैं और अच्छे से आप उनको पढ़ सकते हैं, जब चाहे तब आप उसका रिवीजन भी कर सकते हैं। तो इसीलिए वो सारी चीजें जो हैं वो मैं आपको पीडीएफ फॉर्म में दूंगी। लेकिन ये सारी चीजें समझने की चीजें हैं, तो ये मैं आपको क्लास में बताऊंगी, ठीक है। तो बढ़ते हैं अपनी क्लास की ओर। सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, बेरोजगारी आखिर में होती क्या है, ठीक है। बेरोजगारी आखिर में होती क्या है, इसको हम जानेंगे कि इसका परिचय क्या है, इसका इंट्रोडक्शन या इसका डेफिनेशन क्या है। अगर हम इसकी बात करें तो ये कहता है कि जब समाज में व्यक्ति काम करना चाहे, यानी काम करने के लिए इच्छुक हो, ठीक है, और शिक्षित भी हो, यानी वो कुशल भी हो प्लस इच्छुक भी हो, लेकिन उसके बावजूद भी उसे काम न मिले, तो वो स्थिति क्या कहलाती है, बेरोजगारी कहलाती है, ठीक है। क्या कहलाती है, बेरोजगारी कहलाती है। यहां पर मैं इसको लिख देती हूं, किसी समाज में व्यक्ति यदि काम करने का इच्छुक हो, काम करने के लिए इच्छुक हो एवं शिक्षित भी हो, शिक्षित भी हो, किंतु फिर भी उसे कार्य न मिले, तो उस अवस्था को बेरोजगारी कहते हैं, ठीक है। यानी कि अगर आपके समाज में आप और आप जैसे कई युवा लोग काम करना चाहते हैं, वो उनकी बात अलग है जो करना ही नहीं चाहते, ठीक है, उनकी बात यहाँ पर नहीं हो रही है। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो करना ही नहीं चाहते, तो वो बेरोजगार नहीं है, वो आलसी है, ठीक है। तो जो काम करने के इच्छुक होते हैं, जो चाहते हैं असल में कि वो काम करे, उन्हें काम मिले और उनके पास उस काम को करने का कौशल भी हो, शिक्षा भी हो, उसके बावजूद भी अगर उन्हें रोजगार नहीं मिलता है, काम नहीं मिलता है, तो वो अवस्था क्या कहलाती है, बेरोजगारी की अवस्था कहलाती है, ठीक है, बेरोजगारी की अवस्था कहलाती है। ओके, तो ये तो बेरोजगारी का तात्पर्य हो गया। अब अगर हम बात करें तो बेरोजगारी से रिलेटेड जो आंकड़े आते हैं भारत में, वो कौन देता है, तो NSSO क्या करता है, आंकड़े प्रोवाइड करता है बेरोजगारी से रिलेटेड भारत में। NSSO जो कि है नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, ठीक है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, NSSO, ठीक है। ये क्या करता है, भारत में बेरोजगारी से रिलेटेड आंकड़ों का क्या करता है, उसको निकालता है, आंकड़ों का निष्पादन करता है, ठीक है, आंकड़ों को जारी करता है बेरोजगारी से रिलेटेड। आप देख लीजिए NSSO, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, इसके द्वारा क्या किया जाता है, इंडिया में बेरोजगारी से रिलेटेड आंकड़ों को निकाला जाता है, ठीक है। तो हमने समझा कि बेरोजगारी कहते किसे हैं, कि अगर आपके समाज में या किसी भी समाज में कोई भी व्यक्ति या व्यक्ति समूह काम करने का इच्छुक हो प्लस शिक्षित भी हो, लेकिन उसके बावजूद उसे काम न मिले। जैसे हम लोग अपने आप को देखें या फिर आप अपने आसपास के लोगों को देखिए जो पढ़ाई कर रहे हैं, इतने सालों से तैयारी कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि उनकी नौकरी लगे, वो पढ़ भी रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उन्हें नहीं मिल रहा है, तो वो अवस्था क्या कहलाती है, बेरोजगारी की अवस्था कहलाती है, ठीक है।
अब इस बेरोजगारी के टाइप भी अलग अलग होते हैं। अब बेरोजगारी गांवों में भी पाई जाती है और शहरों में भी पाई जाती है। ऐसा तो है नहीं कि बेरोजगारी सिर्फ गांव में है या सिर्फ शहरों में है, ऐसा नहीं है, हर एक क्षेत्र में बेरोजगारी पाई जाती है। ठीक है, तो अब हम जानेंगे कि गांवों में किस प्रकार की बेरोजगारी की अधिकता है और शहरों में किस प्रकार की बेरोजगारी की अधिकता है, इसको हम समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रामीण बेरोजगारी की। तो ग्रामीण बेरोजगारी को अगर हम देखें तो आप यहाँ पर देखेंगे कि गांव में कृषि क्षेत्र के अंतर्गत जो सबसे ज्यादा बेरोजगारी पाई जाती है वो है प्रच्छन्न बेरोजगारी, जिसको आप प्रच्छन्न या अदृश्य कुछ भी बोल सकते हैं। प्रच्छन्न या अदृश्य बेरोजगारी जो है वो गांव में कृषि क्षेत्र में सबसे ज्यादा पाई जाती है। अब नाम से तो बड़ा हैवी लग रहा है, प्रच्छन्न, क्या बड़ा मतलब कोई शब्द आ गया, आपको लग रहा क्या बड़ा तोप आ गया है, तो नाम बहुत तोप जैसा है लेकिन इसका मतलब बड़ा आसान है। ठीक है, अगर आप गांव से रिलेट करते हैं, आपके यहाँ खेती का कार्य होता है, अगर आप उन चीजों से रिलेट करते हैं तो सपोज होता क्या है कि जैसे आपके परिवार में 6 सदस्य रह रहे हैं। ठीक है, आपके परिवार में 6 मेंबर रह रहे हैं और आपके पास एक कृषि योग्य क्या है, भूमि है, जिसमें आप लोग क्या करते हैं, खेती करते हैं। ठीक है, आपके पास कृषि योग्य भूमि है जिसमें आप लोग खेती करते हैं। ठीक है, और भूमि कोई बहुत खास बहुत ज्यादा नहीं है, सामान्य मात्रा मतलब सामान्य टाइप की ठीक ठाक एरिया की भूमि आपके पास है जिसमें आप खेती करते हैं। तो उसमें क्या है कि अब होता क्या है कि मान लीजिए अगर 4 व्यक्ति मिल करके इस भूमि पर अगर खेती करते हैं तो ये खेती जो है अच्छे से संपन्न हो जाएगी इस भूमि पर। ठीक है, यानी कि अगर आप देखें तो कृषि क्षेत्र में आपके घर में जो जमीन है उसमें अगर 4 व्यक्ति लग जाएं तो उस खेती पर, उस जमीन पर अच्छे से खेती की जा सकती है और किसी अदर व्यक्ति की भी उसमें जरूरत नहीं पड़ेगी, यानी 4 लोग पर्याप्त हैं उस जमीन पर खेती करने के लिए। लेकिन अगर आपके घर में 6 सदस्य हैं तो ये 2 जो यहाँ पर शेष बच रहे हैं वो भी इसमें लगे हुए हैं। ठीक है, आवश्यकता नहीं है लेकिन वो लगे हुए हैं यहाँ पर। क्यों? क्योंकि उनके पास और कोई काम नहीं है। ठीक है, वो यहाँ पर लगे हुए हैं, यानी कि जहाँ 4 लोगों की आवश्यकता थी वहां पर 6 लोग लगे हुए हैं। ठीक है, तो अब होता क्या है कि अगर ये 2 व्यक्ति उसमें ना भी रहें तो भी उस कृषि के उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, और अगर रहेंगे तो भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि 4 ही लोगों का काम है वहां पर। इन दोनों के वहां पर रहने या ना रहने का कोई तात्पर्य नहीं है, कोई इफेक्ट नहीं है। तो इससे क्या कहते हैं कि ये जो 2 लोग हैं ये प्रच्छन्न बेरोजगारी से जूझ रहे हैं। ठीक है, इसी को कहते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी, कि कृषि क्षेत्र में यदि जितने लोगों की आवश्यकता होती है उसके बावजूद उसमें और ज्यादा लोग अगर काम कर रहे हैं तो जो एक्स्ट्रा लोग होते हैं वही क्या कहलाते हैं, प्रच्छन्न बेरोजगारी के अंतर्गत आते हैं। उसी को हम प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं कि जब कृषि क्षेत्र में आवश्यकता से अधिक लोग लगे हों जिनके रहने या ना रहने से वहां कोई मतलब नहीं है, तो वो लोग क्या कहलाते हैं, प्रच्छन्न बेरोजगारी के अंतर्गत आते हैं, जिसको हम एक तरीके से अदृश्य बेरोजगारी भी बोलते हैं। ठीक है, अदृश्य बेरोजगारी भी बोलते हैं। अदृश्य यानी जो दिखाई नहीं देती है, असल में तो वो काम करते दिख रहे हैं, वो खेतों में जाते हैं तो जाहिर सी बात है बैठे तो रहेंगे नहीं, काम बात लेते होंगे, तो काम तो करते दिखते हैं लेकिन असल में वो रोजगार उनको नहीं मिला है, वो क्या है, बेरोजगार ही है। किस प्रकार के बेरोजगार है, प्रच्छन्न बेरोजगार है, अदृश्य बेरोजगार है। ठीक है, उनके रहने या ना रहने का कोई खास मतलब नहीं है। तो ऐसे में क्या है कि अगर वो वहां से चले भी जाएंगे तो भी उस खेती का उत्पादन न प्रभावित होगा, और अगर वो वहां रहेंगे भी तो भी कोई खास असर नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो उनका रहना रहना और न रहना दोनों क्या है, बराबर है, कोई उसमें खास अंतर नहीं है। तो जब ऐसे टाइप की अवस्था आती है कृषि क्षेत्र में कि जितने लोगों की आवश्यकता है उससे ज्यादा लोग भरे हो, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, प्रच्छन्न बेरोजगारी की स्थिति कहते हैं। और ये बेरोजगारी कृषि क्षेत्र में ही देखी जाती है। ठीक है, कहाँ पर, कृषि क्षेत्र में ही देखी जाती है, क्योंकि ये चीजें कृषि में ही संभव है कि ज्यादा से ज्यादा लोग को ठूसे पड़े, काम है 2 लोगों का, भरे हैं 8 लोग, तो वह 6 लोग जो हैं वो बेरोजगार ही हैं, उनके रहने या ना रहने का कोई फर्क नहीं है। एक तो ये हो गया, और कृषि क्षेत्र में या किसी अदर गांव में सबसे बड़ा एक होता है मौसमी बेरोजगारी। ठीक है, मौसमी बेरोजगारी क्या कहते हैं इसको, इसमें होता क्या है कि
कुछ खास जो महीने होते हैं उसी में ही लोगों को रोजगार मिलते हैं। जैसे कृषि की अगर हम बात करें तो कृषि खेती भी हर साल नहीं होती है। जैसे आप अपने खेत में अगर सिर्फ गेहूं या सिर्फ धान उगाते हैं तो आपको भी वेट करना पड़ेगा जब उसका सीजन आएगा तब, ठीक है। तो आप वेट करेंगे, आपने एक बार धान बोया, फिर धान की कटाई की, अब उसके बाद आप खाली बैठे हैं अब आप नेक्स्ट टाइम जब धान का सीजन आएगा उसका वेट करेंगे। या फिर जैसे आपने धान का खेती किया, फिर गेहूं के सीजन का वेट करिए, फिर गेहूं का खेती करिए। मतलब आप अगर गेहूं या धान ही बोते हैं तो आप इन दोनों के सीजन का वेट करेंगे, या सिर्फ गेहूं बोते हैं तो सिर्फ गेहूं के सीजन का वेट करेंगे, सिर्फ धान बोते हैं तो सिर्फ धान के सीजन का वेट करेंगे। तो होता क्या है कि आदमी 3 से 4 महीना काम करता है पूरे साल में और बाकी टाइम बैठ के खाता है या फिर बैठा रहता है, उसके पास कोई और काम नहीं होता। तो ऐसी बेरोजगारी जो केवल ऐसा रोजगार जो सिर्फ कुछ महीनों के लिए ही मिले, ठीक है, उसकी कोई मतलब निश्चित समय सीमा ना हो, या फिर ये कहते हैं ना पूरे वर्ष के लिए अगर आपको रोजगार नहीं मिल रहा है, सिर्फ पर्टिकुलर टाइम के लिए आप रोजगार में हैं, तो वो रोजगार क्या कहलाएगा, मौसमी बेरोजगारी के अंतर्गत आएगा, ठीक है, जहां आपको सिर्फ कुछ महीनों के लिए ही रोजगार उपलब्ध होता है। ओके, और उसके बाद क्या होता है कि आपको कोई कार्य नहीं है, जैसे कि आपको कहीं पर भी लगाया जा रहा है, गाँव में छोटे मोटे काम होते रहते हैं। मान लीजिए कि कुछ आ गया, नदी तालाब बनाना है तो आपको लगा दिया गया चलिए गड्ढा खोद दीजिए, तो अब बस जब तक वो करना तभी तक है, उसके बाद फिर आप बैठिए। या फिर आप खेती कर रहे हैं, धान की खेती, जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल दिया कि जब कुछ फिक्स 1, 2, 3, 4 महीनों के लिए ही आपको रोजगार मिलता है, उसके बाद आपको कोई काम नहीं है, तो आप किसके अंतर्गत आएंगे, मौसमी बेरोजगारी के अंतर्गत आएंगे। तो ये दोनों चीजें जो है वो ग्रामीण क्षेत्र में ज्यादा देखने को मिलती है, इसीलिए इसे ग्रामीण बेरोजगारी के अंतर्गत हम जानते हैं, ठीक है। प्रच्छन्न बेरोजगारी कृषि क्षेत्र में और मौसमी बेरोजगारी कहाँ पर, वो भी कृषि क्षेत्र या अदर क्षेत्र में हम इसको देख सकते हैं। स्पेशली कृषि क्षेत्र में ज्यादा ये रिप्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब गाँव में आप जानते हैं, गाँव में ज्यादातर जो गांव के लोगों की जो इकोनॉमी है, गांव के लोगों का जो आर्थिक पूर्ति है, उनके धन की जो आपूर्ति है, जीवन की आजीविका जो है वो कहाँ से होती है, कृषि क्षेत्र से ही होती है। ज्यादातर लोगों की किसी न किसी वजह से, कोई किसी का खेत है तो कोई वहां पर मजदूरी कर रहा है, तो कोई कुछ कर रहा है, किसी न किसी वजह से वो उन चीजों में लगे होते हैं, या फिर बहुत ज्यादा होगा तो छोटे मोटे व्यवसाय, इन सब चीजों में लगे होते हैं। तो ऐसे में ही क्या होता है कि कृषि क्षेत्र के अंतर्गत प्रच्छन्न या अदृश्य बेरोजगारी, जैसा कि मैंने बताया कि जब कृषि क्षेत्र में जितने लोगों की आवश्यकता हो उससे ज्यादा लोग घुसे हुए हैं, जिनके रहने या न रहने का कोई मतलब नहीं है, तो वो प्रच्छन्न बेरोजगारी के अंतर्गत आते हैं। और जब एक फिक्स टाइम के लिए ही 2 से 4 महीने के काम के लिए अगर आपको रोजगार मिलता है और उसके बाद आप बेरोजगार ही है, उसके बाद आपको बाकी शेष महीनों में कोई काम नहीं है, तब आप मौसमी बेरोजगारी के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। तो ये ग्रामीण स्तर पर बेरोजगारी हमने देखी। अब हम बात करते हैं शहरी बेरोजगारी की, कि शहरों में बेरोजगारी की क्या स्थिति है। तो शहरों में 2 टाइप से बेरोजगारी देखी जाती है, ठीक है। एक तो हम बात करेंगे किसकी, औद्योगिक बेरोजगारी की, और दूसरी हम बात करेंगे शिक्षित बेरोजगारी की। ये स्पेशली शहरों में आपको देखने को मिलती है, ठीक है। औद्योगिक बेरोजगारी के अंतर्गत क्या होता है कि व्यक्ति सक्षम हो, ठीक है, लेकिन फिर भी क्या हो, बेरोजगार हो। जैसे आप देखेंगे कि इंडस्ट्रियल एरिया में बहुत सारे अनियमित मजदूर होते हैं, उनको कभी भी निकाल दिया जाता है, हालांकि वो अपना काम करना जानते हैं, वो उस काम करने के लिए कुशल हैं, सक्षम हैं, लेकिन वो अनियमित है तो उन्हें कभी भी निकाल दिया जाता है, नियमित नहीं है। ये बहुत होता है, बहुत सारे श्रमिक जो हैं वो अनियमित तौर पर काम करते हैं औद्योगिक क्षेत्रों में। तो होता क्या है कि उनके रोजगार की कोई गारंटी नहीं है, तो वो किसके अंदर आते हैं, औद्योगिक बेरोजगारी के अंदर आते हैं, कि वो सक्षम हैं, करना भी चाहते हैं, लेकिन अनियमित हैं, उन्हें कब निकाल दिया जाए वो नहीं जानते हैं, कब तक रहेंगे वो नहीं जानते, या फिर उन्हें मिलता भी नहीं है रोजगार। तो इसको क्या कहते हैं, हम औद्योगिक बेरोजगारी कहते हैं। फिर आता है शिक्षित बेरोजगारी। शहरों में क्या होता है कि शिक्षित वर्ग ज्यादा होते हैं, मध्यम वर्ग में अगर हम युवाओं को देखें तो शिक्षित होते हैं, ठीक ठाक शिक्षित होते हैं, इतने होते हैं कि वो कोई भी कार्य कर सकते हैं। और वो जैसे कुछ होते हैं पढ़ाई करते हैं, तैयारी करते हैं, जैसे हम लोग जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं, आप लोग पढ़ रहे हैं, तो शिक्षित होने के बावजूद, उनके पास शिक्षा होने के बावजूद भी क्या होता है कि उन्हें रोजगार नहीं मिलता। तो ऐसी जो अवस्था होती है वो शिक्षित बेरोजगारी के अंतर्गत आती है, ठीक है। तो औद्योगिक बेरोजगारी और शहरी बेरोजगारी ये शहरों में ही देखने को ज्यादातर मिलती है, कि लोग पढ़ते हैं लेकिन उसके बाद भी शिक्षा है, कौशल है, सारी चीजें हैं, उसके बाद भी वो बेरोजगार हैं। आपने देखा होगा पीएचडी कर करके लोग बेरोजगार बैठे हैं, क्यों?
क्योंकि उन्हें रोजगार नहीं मिल रहा है उनके अकॉर्डिंग। एक तो ये भी होता है ना कि जैसे आपने अगर हायर लेवल की शिक्षा पाई है तो आपको अपने अकॉर्डिंग भी नौकरी चाहिए होती है। अब आप पीएचडी करके बैठे हैं और आपको कोई छोटा मोटा नौकरी करना, तो आपका भी वहां पर ईगो टकराता है कि नहीं मैं इतना पढ़ा हूं, मैं ये कैसे कर सकता हूं। तो ये आपके लेवल के अकॉर्डिंग आपको नौकरी मिलनी चाहिए, तभी आप असल में रोजगार वाले माने जाएंगे कि आपके पास नौकरी है। नहीं तो आप भी किसी न किसी टाइप की बेरोजगारी में ही आएंगे। तो इस टाइप की जो बेरोजगारियां हैं वो शहरी क्षेत्रों में ही ज्यादातर देखने को मिलती हैं। अब हम आते हैं कृषि में बेरोजगारी के एक अदर टाइप में हम आते हैं कि बेरोजगारी के और कौन कौन से टाइप हैं। इनको अगर हम देखें तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि सबसे पहला यहाँ पर हमने मेंशन किया है किसका, खुली बेरोजगारी। खुली बेरोजगारी यानी कि ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। तो इसका मतलब होता है कि कोई भी श्रमिक या कोई भी व्यक्ति काम करना चाहे लेकिन काम नहीं है। ठीक है, श्रमिक काम करना चाहता है किंतु काम ही नहीं है, तो उसे हम क्या कहते हैं, ओपन अनएम्प्लॉयमेंट या फिर खुली बेरोजगारी। यानी काम तो करना चाह रहा है लेकिन है ही नहीं, तो उसे करेगा कैसे, या उसके जो वो काम करना चाहता है, जिस प्रकार के काम करने के वो लायक है, वो काम उसे मिल ही नहीं रहा है, तो वो करेगा कैसे। तो वो किसमें आ जाता है, खुली बेरोजगारी के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है संरचनात्मक बेरोजगारी। संरचनात्मक बेरोजगारी में क्या होता है, पिछड़ी औद्योगिक ढांचे, तकनीक पुरानी हो और सीमित पूंजी हो, इससे क्या होता है संरचनात्मक बेरोजगारी आती है। यानी कि एक तो देखिए आपके जो औद्योगिक ढांचे हो वो पिछड़ी हुई हो, आपके टेक्निक्स जो हो, तकनीकी जो हो वो पुरानी हो, साथ ही साथ आपके पास पूंजी सीमित हो। तो ऐसे में क्या होता है कि आप संसाधनों का जितना उपयोग कर सकते हैं उतना नहीं कर पाते। ठीक है, जैसे क्या होता है कि अगर आपके पास भी इतनी भूमि है और आपके पड़ोसी के पास भी इतनी भूमि है, फिर जब आप खेती करते हैं, ठीक है, आपने खेती किया, इसके पास यानी ए के पास भी इतनी ही भूमि है और बी के पास भी इतनी ही भूमि है। फिर जब आप दोनों ने क्या उगाया, धान, मान लीजिए आप दोनों ने धान की खेती की, इसने भी धान की खेती की, इसने भी धान की खेती की, ए ने भी और बी ने भी। फिर हुआ ये कि जब उपज आई, जब कटाई हुई, उपज आया, तब आपने देखा आपका जो धान है वो इतना है, ठीक है, और इसका जो धान है वो इतना है। अब आप क्या करेंगे, आप चक्कर में आ जाएंगे कि भाई मेरे पास भी इतनी ही जमीन है, इसके पास भी इतनी ही जमीन है, फिर मेरे उपज इतनी ही क्यों है और इसकी इतनी ज्यादा क्यों है, मेरी कम क्यों है और इसकी ज्यादा क्यों है, आखिर इसका रीजन क्या है। तो इसका एक तो रीजन ये हो सकता है कि देखिए आपके पास, आप अभी भी परंपरागत तरीके से खेती कर रहे हैं, आप अच्छे क्वालिटी के बीजों का उपयोग नहीं कर रहे हैं, यानी आप कृषि क्षेत्र में क्या नहीं लेकर के आए हैं, टेक्नोलॉजी नहीं लेकर के आए हैं अभी तक। और इसने क्या किया है, हर चीज को ध्यान में रखते हुए तब अपने खेती कार्य को स्टार्ट किया, यानी कि इसमें टेक्नोलॉजी का भी ध्यान रखा कि मैं अच्छे से तकनीकों का प्रयोग कर सकूं, अच्छी किस्म के बीजों, उर्वरकों, इन सब का यूज कर सकूं, समय समय पर कीटनाशक दवाओं का छिड़काव कर सकूं, ताकि मेरी कृषि क्या है वो अच्छी रहे। और आपने इन सभी चीजों का ध्यान नहीं दिया है तो जाहिर सी बात है आपकी जो उपज है वो इसके अकॉर्डिंग कम रहेगी। आप तकनीक से नहीं जुड़ रहे हैं, आप अभी भी बैल से जुताई कर रहे हैं, ये ट्रैक्टर से कर रहा है, तो अंतर तो आएगा ही। तो ये अंतर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। यानी कि इसमें क्या होता है कि जितना आप अपने संसाधन से, भूमि क्या है आपकी, संसाधन है, जमीन क्या होता है, प्राकृतिक संसाधन है, अगर आप अपने संसाधन का बेहतर यूज नहीं कर पा रहे हैं तो आप एक तरीके से आप बेरोजगारी ही माने जाएंगे। ये भी एक प्रकार की बेरोजगारी मानी जाती है। बेरोजगारी का मतलब यही नहीं होता कि आप कमा नहीं रहे हैं, बेरोजगारी का मतलब ये भी होता है कि जितना आप कमा सकते हैं उतना नहीं कमा रहे हैं। जैसा कि मैंने कहा कि अगर आपने पीएचडी किया है और आप चपरासी की नौकरी कर रहे हैं तो मतलब आप बेरोजगार ही समझिए खुद को, क्योंकि आपका वो लेवल ही नहीं है कि इतनी स्टडी, हायर स्टडी करके आप चपरासी बनिए, तो ये कहीं ना कहीं आपका फेलियर है। तो वही यहाँ पर दिखाता है कि संसाधन तो पर्याप्त है, इतने इसके पास भी, इतने इसके पास भी, लेकिन ये जानता है कि इसका हम यूज कैसे करें, आप नहीं जानते कि हम इसका यूज कैसे करें, तो आप फेल हैं। ऐसे ही कंपनी, औद्योगिक क्षेत्र में भी अगर हम देखें तो कोई कंपनी उतने ही साधनों से, ठीक है,
जैसे क्या होता है कि कोई कंपनी बड़ी भारी मशीनों से, भारी टेक्नोलॉजी से क्या करता है कि कम समय में उतनी ही संसाधनों से और अच्छे और ज्यादा गुणवत्तापूर्ण प्रोडक्शन कर लेता है, लेकिन वहीं उसके सामने जो है वो क्या करता है कि उसकी क्वालिटी भी डल रहती है, प्रोडक्शन भी लो रहता है। तो वो चिंता में पड़ जाता है कि इसने ऐसा किया क्यों। आप आज भी घिस पिट रहे हैं पुराने तरीकों को, वो अब टेक्नोलॉजी का यूज कर रहा है, तो वो जाहिर सी बात है कि उतने ही संसाधन का बेहतर यूटिलाइजेशन करेगा, गुणवत्ता भी बढ़ाएगा, प्लस एक तो क्वालिटी इनहेंस होगी ही, प्लस उसके साथ ही साथ क्या होगा, उसको प्रोडक्टिविटी भी क्या रहेगी, आपसे ज्यादा रहेगी। आप यहाँ पर रहेंगे, वो यहाँ पर रहेगा, ठीक है। तो इसीलिए समय के साथ साथ खुद को बदलना पड़ता है। एक एग्जाम्पल मैं आपको हम लोगों से रिलेटेड देती हूँ कि जैसे अभी हम लोग अपने एक स्टूडेंट लाइफ में देखें। अब जैसे आप सभी जानते हैं, हम सभी क्या करते हैं, यूपीएससी की तैयारी करते हैं। अब चूंकि अगर आप मेरी क्लास देख रहे हैं तो आप सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे होंगे, सिविल एस्पिरेंट होंगे। तो इसमें होता क्या है कि आप भी यूपीएससी की तैयारी करते हैं, आपका रूम पार्टनर भी यूपीएससी की तैयारी करता है। सपोज आप भी लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं, वो भी लक्ष्मीकांत पढ़ता है। आप भी विपिन चंद्रा पढ़ते हैं, वो भी विपिन चंद्रा पढ़ता है। आप भी स्पेक्ट्रम पढ़ते हैं, वो भी स्पेक्ट्रम पढ़ता है। आप भी रमेश सिंह पढ़ते हैं, वो भी रमेश सिंह पढ़ता है। यानी कि देखिए, बुक्स तो सभी पढ़ते हैं, वही सारी चीजें सब पढ़ते हैं। नितिन सिंघानिया आप भी पढ़ते हैं, नितिन सिंघानिया वो भी पढ़ते हैं। तो होता क्या है कि अब वो जब एग्जाम होता है या अगर आप लोग मॉक टेस्ट देते हैं तो आप ये देखते हैं कि ये हर बार अच्छे नंबर लाता है आपसे, जबकि आप भी पढ़ते हैं और आप ज्यादा पढ़ते हैं उससे। सपोज वही सारी चीजें आप भी पढ़ते हैं, वही सारी चीजें वो भी पढ़ता है। वो 6 घंटे पढ़ता है, आप 10 घंटे पढ़ते हैं, लेकिन रिजल्ट उसके बेहतर आ रहे हैं और आपके रिजल्ट उससे कम ही रहते हैं ऑल टाइम। तब आपके दिमाग में घंटी बजती है कि यार ये क्या हो रहा है, मतलब यही मैं भी पढ़ रहा हूँ, इससे ज्यादा पढ़ रहा हूँ, फिर मैं क्यों पीछे हूँ इससे, ये क्यों मेरे से आगे है। तो उसका अर्थ ये है, उसका जो सीधा सीधा आंसर ये है कि वो जानता है कि पढ़ना कैसे है। आप ये नहीं जानते हैं। उसे पता है कि मैं लक्ष्मीकांत की बुक से क्या निकाल सकता हूँ जो कि मेरे एग्जाम में काम आएगा, और आप नहीं जानते, इसीलिए आप लक्ष्मीकांत को लाइन टू लाइन रट्टा मार रहे हैं, बस पढ़े जा रहे हैं। आपको ये नहीं पता है कि आपको लक्ष्मीकांत का यूज कैसे करना है अपने एग्जाम के लिए। आपको ये नहीं पता है कि आपको रमेश सिंह का यूज कैसे करना है अपने एग्जाम के लिए। अब आप रमेश सिंह की इकोनॉमी की बुक उठा के देखिए, बहुत सारी चीजें जो हैं वो समझने के लिए तो ठीक है, लेकिन अननेसेसरी भी हैं। हर चीज को अगर आप देखें कि ये भी इम्पोर्टेंट तो नहीं है, बहुत सारी चीजें अननेसेसरी हैं। अब उन्होंने बुक छापा है तो उन्हें बुक छापने के लिए बहुत सारी चीजें देनी पड़ती, बहुत एग्जाम्पल, बहुत इधर उधर की चीजें भी लिखनी पड़ती हैं। तो आप सिविल एस्पिरेंट है ना, विशेषज्ञ बनने नहीं आए हैं। ऐसे ऐसे लोगों को हम लोग देखे हैं कि जिन्हें लाइन टू लाइन रटी होती है, चाहे वो लक्ष्मीकांत हो, चाहे वो सुभाष कश्यप हो, चाहे वो डीडी बासु हो, उन्हें रटी होती है लाइन टू लाइन, लेकिन वो प्रीलिम्स में पॉलिटी का एक क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन का तरीका जो है वो उन्हें पता ही नहीं है। उन्हें बस रटने आता है, बस लाइन टू लाइन पढ़ने आता है, और क्वेश्चन डायरेक्ट बुक से उठा के सीधा सीधा कभी पूछता नहीं है। वो पूछता है कोरिलेट करके, और आपने उस तरीके से पढ़ा ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है कि आपको उस बुक से यूज कैसे करना है, किसी चीज का यूज कैसे करना है, ये आपको नहीं पता है, तो आप हमेशा उस चीज से धोखा खाएंगे। आपका रूम पार्टनर जानता है कि मुझे इसको कैसे यूज करना है, कितने स्मार्ट स्ट्रेटजी के तहत जा करके हमें इसे पढ़ना है, उसे पता है। उसको पता है कि गधे की तरह घिसने से नहीं निकलेगा, हमको क्या बनना पड़ेगा, चालाक बनना पड़ेगा, स्ट्रेटजी को अपने स्मार्ट बनाना पड़ेगा, तब आप उसको निकाल पाएंगे। आप गधे की तरह 24 घंटा पढ़ते रहिए, कभी नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है। इसीलिए स्मार्ट स्टडी बहुत जरूरी है, और यूपीएससी भी अब यही चाहती है कि ब्यूरोक्रेट में अब स्मार्ट लोग आए, घिसे पिटे ना। इसीलिए तो वो अपने सिलेबस को हमेशा क्या कर रही है, इनहेंस कर रही है, बढ़ा रही है, चेंज कर रही है। काफी सारे बदलाव 2013 में यूपीएससी ने किया, तो इसीलिए किया है कि वो नहीं चाहते कि ब्यूरोक्रेट्स में गधे आए, वो चाहते हैं कि ब्यूरोक्रेट्स में घोड़े आए, ठीक है। तो ये चीज आप भी ध्यान में रखिएगा। खैर, आते हैं हम अपने नेक्स्ट। तो संरचनात्मक बेरोजगारी आपने समझा कि अगर आप पुरानी टेक्नोलॉजी के यूज कर रहे हैं, ठीक है, आपकी पुरानी टेक्नोलॉजी हो, पुरानी तकनीक, पिछड़ी औद्योगिक ढांचे, ये सारी चीजें अगर आपका चल रहा है तो आप समझिए कि आप कहीं ना कहीं क्या है कि आप बेरोजगार ही हैं, क्योंकि आप जितना संसाधनों का यूज कर सकते
नहीं कर पा रहे हैं, आपके पास पूंजी सीमित है, आपके पास सब कुछ भी हो लेकिन अगर आपके पास पूंजी नहीं है, सीमित पूंजी है, तब भी वो घाटा ही है एक तरीके से देखा जाए तो। पूंजी भी बहुत जरूरी है, कैपिटल भी बहुत जरूरी है। अब उसके बाद आता है क्या, अब आता है अल्प रोजगार, ठीक है। नेक्स्ट आपका तीसरा आता है अल्प रोजगार की अवस्था, ठीक है। अल्प रोजगार अब क्या होता है, इसका मतलब ये कि जब कोई श्रमिक हो उसको उसके हिसाब से काम न मिले, ठीक है। इसको आप यहाँ पर ये भी समझ सकते हैं कि जैसे आप कर तो उससे अच्छा चीज सकते हैं लेकिन आपको लगाया किसमें जा रहा है, बहुत ही लो चीज में। यानी आपको किसी भी श्रमिक को यदि उसके हिसाब का कार्य न मिले तो वो क्या है, अल्प रोजगार में है। मतलब वो काम तो कर रहा है लेकिन वो जैसा काम कर सकता है वैसा काम उसको मिल नहीं रहा है, ठीक है। जैसा काम वो कर सकता है वैसा काम उसे मिल नहीं रहा है तो वो क्या है, अल्प रोजगार की श्रेणी में आएगा। रोजगार तो है लेकिन क्या है, अल्प रोजगार। जैसे हम कहें कि अगर आपने पीएचडी होल्डर हैं और आप चपरासी बने हुए हैं तो मतलब आपका वो लेवल नहीं है, आप अल्प रोजगार में आएंगे। रोजगार तो है आपके पास लेकिन अल्प रोजगार है, आपकी काबिलियत के अकॉर्डिंग आपका रोजगार नहीं है तो आप क्या कहेंगे, अल्प रोजगार की श्रेणी में आएंगे कहीं ना कहीं, ठीक है। नेक्स्ट है संघर्षात्मक बेरोजगारी। इसको आप एक चीज और बोल सकते हैं, वो है घर्षणात्मक बेरोजगारी या फिर आप कहते हैं घिसी हुई। जैसे आप ये कि घिसा हुआ है, होता क्या है कि जैसे आप कहीं पर काम करते हैं, मान लीजिए आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, ठीक है। इसको हम समझते हैं, आप कंपनी ए में काम कर रहे हैं और आप यहाँ ठीक ठाक काम कर रहे हैं, अच्छे से काम कर रहे हैं, सब चीज बढ़िया है, आपकी सैलरी भी अच्छी, आपके अकॉर्डिंग काम भी है। लेकिन अब आप क्या देखते हैं, अब आप किसी और, आप कंपनी बी देख रहे हैं, आपको यार इसमें काम करना ठीक है, आप कंपनी बी में काम करना चाहते हैं, ठीक है। तो अब क्या रहेगा कि आपको लग रहा है कि यहाँ तो मैं अच्छा कर रहा हूँ लेकिन ये इससे अच्छा है, मुझे इसमें जाना चाहिए, यहाँ स्कोप बहुत ज्यादा है, यहाँ पर सब चीज अच्छा रहेगा, पेमेंट भी अच्छी रहेगी, सारी चीजें अच्छी रहेंगी। तो आपका अब ध्यान किस पर है, बी की तरफ। लेकिन अब बी कंपनी की पॉलिसी है कि आपको हमारे यहाँ आने से पहले हमारे कामों की क्या लेनी पड़ेगी, ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, ठीक है। आपको ट्रेन होना पड़ेगा। तो कहीं भी अगर आप हायर किसी जॉब में जाएंगे तो आपको उस काम की ट्रेनिंग भी चाहिए रहेगी। तो मान लीजिए हो सकता है कि इनके यहाँ पर 4 या 6 महीने का क्या होगा, ट्रेनिंग होगा। इनके जो भी इनकी जॉब है उसको ज्वाइन करने के लिए आपको 4 से 6 महीने की ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, ठीक है। और वो ट्रेनिंग क्या होगी, फ्री ऑफ द कॉस्ट होगी, मतलब उसके ऊपर आपको कोई पेमेंट नहीं मिलेगा। आप पहले ट्रेन हो जाइए, जब आप उसके बाद लग जाएंगे जॉब में तब आपको आपका जो भी सैलरी है वो मिलने लगेगी, लेकिन आपको ट्रेनिंग के दौरान कुछ नहीं मिलेगा। तो इसमें क्या होता है कि एक तो आपने यहाँ पर अपना जो रोजगार है उसको छोड़ा और उसके बाद क्या है कि आप यहाँ पर आए, ठीक है। तो होता क्या है कि इतने से इतने के बीच में, यानी ये 4 या 6 महीने का जो गैप है, ठीक है, इसके बीच में क्या होता है कि आप 4 से 6 महीनों तक क्या रहते हैं, बेरोजगार रहते हैं, ठीक है। यानी आपने अपना एक रोजगार छोड़ा, दूसरे रोजगार में जाने के लिए, और वहां जाने के लिए आपको ट्रेनिंग देनी पड़ रही है। तो आप क्या कहलाएंगे, 4 से 6 महीनों के लिए क्या कहलाएंगे, बेरोजगार कहलाएंगे, जिसको हम कहते हैं संघर्षात्मक बेरोजगारी। क्या आप अभी संघर्ष कर रहे हैं, दूसरे में जाने के लिए आप ट्रेनिंग ले रहे हैं, सब चीज कर रहे हैं, तो उसको हम कहते हैं संघर्षात्मक बेरोजगारी, ठीक है। अब लास्ट आता है बेरोजगारी के टाइप में चक्रीय बेरोजगारी, ठीक है। चक्रीय बेरोजगारी ये होता है कि जब आपके कार्य में उतार चढ़ाव आते हों, ठीक है, आपके कार्य क्षेत्र में जब उतार चढ़ाव आए, क्षेत्रीय उतार चढ़ाव आए, तो उसे हम कहते हैं चक्रीय बेरोजगारी। तो आई होप बेरोजगारी के जो सारे टाइप हैं ये आप समझ गए होंगे। तो बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर, जो कि है अब बेरोजगारी। तो इतनी सारी हमने देखे कि ये बेरोजगारी है, ऐसे है, वैसे हैं। अब इनके रीजन क्या है, ठीक है, कारण क्या है इन बेरोजगारियों के, ठीक है, क्या रीजन है लोगों के बेरोजगार रहने का, हमारे देश में इसका कारण क्या है। इसको अगर हम देखें तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख रहे होंगे निम्न समृद्धि दर, ठीक है। ये हो सकता है कि
किसी भी देश की इकोनॉमी जो है उसका जो ग्रोथ हो वो क्या हो, लो हो, ठीक है। अब भारत के मामले में देखें तो हमारे देश का इकोनॉमिक ग्रोथ तो ठीक ठाक है, लेकिन जैसे कोविड-19 आया तो उसके बाद जो हमारी अर्थव्यवस्था है वो अगर आप देखेंगे तो वो क्या हो गया, तेजी से डाउन हुआ, ठीक है। एक टाइम पे हमारे यहाँ क्या हो गया था, वी शेप्ड इकोनॉमी। वी शेप्ड इकोनॉमी क्या होती है इसको मैं आपको बता दूं तो आपकी इकोनॉमी यहाँ पर है, आपका इकोनॉमिक ग्रोथ यहाँ पर है, लेकिन जब कोविड आया तो हमारे यहाँ पर वी शेप्ड इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट आया था कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो वी शेप्ड हो गई है। हुआ क्या कि इकोनॉमी यहाँ से डायरेक्ट नीचे चली आई, यहाँ चली आई, ठीक है, डायरेक्ट गिर गई। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि जब कोविड का इम्पैक्ट थोड़ा सा कम हुआ और जब अगला वित्तीय वर्ष आया उसमें जिस प्रकार से चीजें हुई तो ये डायरेक्ट यहाँ पहुंच गया, यानी कि एक तो जितनी तेजी से डाउन आया उतनी तेजी से ऊपर बढ़ गया, तो वो क्या हो गया, वी शेप। आप यहाँ पर हैं, आप डायरेक्ट नीचे आ गए, फिर आप यहाँ से डायरेक्ट ऊपर चले गए, तो क्या हो गया, वी शेप इकोनॉमी हो गया, ठीक है। तो ये हमारी इकोनॉमी चल रही थी कोविड के टाइम के बाद से, ठीक है। उसके बाद जब सेकेंड फेज आया फिर हमारी इकोनॉमी नीचे, और फिर बाद में क्या हमने देखा, डब्ल्यू शेप्ड इकोनॉमी हमारा देश हो गया था, डब्ल्यू शेप्ड इकोनॉमी। तो ये इकोनॉमी की चीजें चलती है। एक क्लास में इसके ऊपर दूंगी कि इकोनॉमी को ऐसे इस टाइप से कितने पार्ट में बांटा गया है, डब्ल्यू शेप क्या होता है और वी शेप क्या होता है, एक्स शेप, वाई जेड शेप, जो भी जितने भी शेप है ना इकोनॉमी की, इसके ऊपर मैं आपको अच्छे से एक क्लास दूंगी, तो उसके लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, अच्छे से मैं आपको बताऊंगी कि क्या होते हैं ये सारी चीजें। मैं आप लोगों को बजट भी पढ़ाऊंगी, तो आप चिंता ना करिए, उसी में मैं आपको सारी चीजें बताऊंगी। जो बजट हमारा है 2022-23 का जो बजट हमारा है इस बार का जो आया था वो मैं आपको पढ़ाऊंगी, बिल्कुल आप चिंता ना करिए, पूरा बजट मैं आपको अच्छे से बताऊंगी। तो देखिए ये तो रहा कि अगर ग्रोथ अगर अर्थव्यवस्था की निम्न रहेगी तो इससे भी क्या होता है, बेरोजगारी उत्पन्न होती है इकोनॉमी में अगर ग्रोथ कम रहेगा तो। इसी को लेकर के एक ओकुन का नियम कहता है, ओकुन्स लॉ, बेरोजगारी के संबंध में ओकुन्स लॉ है एक। ओकुन्स लॉ क्या कहता है कि बेरोजगारी और किसी भी देश की जीडीपी ग्रोथ में, ठीक है, जीडीपी एंड बेरोजगारी में क्या है, विपरीत संबंध है, विपरीत संबंध होता है। या फिर हम कह सकते हैं कि वो क्या है, एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। जैसे जीडीपी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बेरोजगारी। ये कहते हैं कि अगर किसी भी देश की जीडीपी में 3% की वृद्धि होती है तो उस देश की जीडीपी बेरोजगारी में 1% की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। या 3:1 का ये रेशियो देते हैं कि अगर जीडीपी में 3% की वृद्धि होती है तो उस देश की बेरोजगारी में 1% की कमी आ जाएगी। लेकिन अगर जीडीपी में 3% की कमी आती है तो उस देश की बेरोजगारी में 1% की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। ये ऐसा बताते हैं कि ये दोनों क्या है, एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि विपरीतार्थक है एक दूसरे के। ये क्या बताते हैं, ओकुन बताते हैं, ऐसा ओकुन्स लॉ है ये। जब मैं आपको पीडीएफ पर क्लास दूंगी तो उसमें मैं इनका अच्छे से पीडीएफ में डिस्कस कर दूंगी। तो यही होता है। तो ये हर जगह काम नहीं करता, इसका एक रीजन और है। जब हम पढ़ेंगे क्या, आगे मैं आपको बताऊंगी, जब हम आएंगे इस पे रोजगार विहीन समृद्धि, यहाँ पर एक पॉइंट आप देख रहे होंगे, तो ये इस चीज का क्या करता है, एक तरीके से विरोध करता है इस शब्द का। तो हम देखेंगे, एक तो देखिए कारण में ये आता है कि अगर आपके यहाँ की जीडीपी की ग्रोथ, अगर अर्थव्यवस्था में विकास दर अगर निम्न है, जो ग्रोथ है वो निम्न है, तो होता क्या है कि बेरोजगारी की स्थिति उभर करके आती है, ठीक है। उसके बाद अगर तीव्र जनसंख्या वृद्धि हो, जैसे हमारे देश में हमने देखा है कि जनसंख्या तेजी से ग्रो किए जा रही है, जनसंख्या की वृद्धि क्या है, काफी ज्यादा है, तेज है। तो इससे क्या होता है कि वो भी बहुत फैक्टर होता है हमारे यहाँ पे बेरोजगारी का, कि संसाधन तो सीमित है लेकिन पॉपुलेशन बढ़ती चली आ रही है। तो इससे होता यह है कि जनसंख्या की वृद्धि बनी रहती है, ठीक है। दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली, एक तो देखिए रीजन में आता है कि दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली। अगर जैसे कहते हैं ना कि
शिक्षा की प्रणाली जो है, जैसे हम लोग पढ़ते हैं, स्कूलिंग जो हमारी होती है, अगर वो स्कूलिंग सही ना हो तो इससे भी एक तरीके से बेरोजगारी, जैसे हमारे यहाँ पर क्या है कि हमारी जो स्कूलिंग है, हमारी स्कूली जो शिक्षा है, वो कहीं ना कहीं बहुत पुराने जमाने वाली है। ठीक है, पुरानी शिक्षा नीति चली आ रही है अभी तक। अभी नई शिक्षा नीति हालांकि लागू अभी होने वाली है या कुछ कुछ मात्रा में हो चुकी है, लेकिन अभी भी क्या है कि जो पुरानी शिक्षा नीति है वो अभी हावी है। अभी नई शिक्षा नीति सही से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई है। तो वो पुरानी वाली जो हमारी एजुकेशन पॉलिसी थी वो क्या है, व्यवसायिक आधारित नहीं है, बस रट्टा मारू तोता वाले पर है कि बस ये पढ़ना है और पढ़ो, मतलब जबरदस्ती पढ़ो, हमारा इंटरेस्ट हो ना हो पढ़ो। लेकिन होना क्या चाहिए कि व्यक्ति को वही पढ़ाना चाहिए जिसमें वो क्या हो, इंटरेस्टेड हो। इससे क्या रहता है कि वो अपनी चीज में अच्छे से क्या कर पाता है, इन्हेंसमेंट कर पाता है और असल में वो चीज कर पाता है जो वो चाहता है। अब जैसे हम कहें कि मुझे नहीं पढ़ना है हिस्ट्री ज्योग्राफी स्कूल में, नहीं पढ़ना है, एकदम नहीं पढ़ना है, तो क्यों पढ़ाया जा रहा है? क्यों पढ़े? हम नहीं पढ़ेंगे। मुझे नहीं पढ़ना है मैथ, या मुझे मैथ भी पढ़ना है, मुझे बायो भी पढ़ना है, दोनों पढ़ना है, तो क्यों हम दोनों में से कोई एक चूज करें? मुझे मैथ भी पढ़ना है, मुझे उसके साथ साथ हिस्ट्री भी पढ़ना है, तो क्यों हम हिस्ट्री छोड़े मैथ पढ़ने के लिए, या क्यों हम मैथ छोड़े हिस्ट्री पढ़ने के लिए? ये नहीं होना चाहिए, कहीं पर भी नहीं होना चाहिए, ना स्कूलिंग में ना एकेडमिक में, कहीं पर भी नहीं होना चाहिए। तो ये जो स्थिति है ना, यही खराब है। तो इसीलिए कहते हैं कि शिक्षा प्रणाली जो दो स्कूल हो तो भी क्या होता है, बेरोजगारी की दशा उत्पन्न होती है। जैसे हमें स्पोर्ट में रुचि है तो हमारे लिए स्पोर्ट की अलग से क्लासेस चलाइए ना, स्पोर्ट में मुझे डेवलप करिए, मेरा हेल्प करिए, मेरा सहयोग करिए कि मैं स्पोर्ट में अच्छा कर सकूं, मुझे उतना सहयोग दीजिए, तो उससे क्या रहेगा कि मैं उस क्षेत्र में आगे कुछ कर पाऊंगा। अब मेरी रुचि है स्पोर्ट में, मेरी रुचि है डांसिंग में, सिंगिंग में, और मैं पढ़ रही हूँ हिस्ट्री ज्योग्राफी, तो ये कहीं ना कहीं तो मेरा फेलियर ही है। जाहिर सी बात है मैं बेरोजगार तो रहूंगी क्योंकि मेरी रुचि ही वहां पर नहीं है। फिर आता है एमएसएमई का विकास नियम। किसी भी देश में जो छोटे रोजगार होते हैं, मध्यम लघु रोजगार, ठीक है, या फिर हम हमारे देश में जो कुटीर उद्योग हैं, ये सारी चीजें अगर पिछड़ी होंगी तो बेरोजगारी की स्थिति रहेगी। क्योंकि हर एक व्यक्ति, भारत जिस दौर से आगे आया है, गुलामी का 200 वर्ष की गुलामी सहने के बाद जिस प्रकार से हम पिछड़े, वहां से जब हम उठ के आए, अभी 100 साल भी आजादी के नहीं हुए हैं और 200 साल की गुलामी हमारे अंदर छाप छोड़ के गई है, तो उससे हम लोग अभी निकल नहीं पाए हैं। कहीं ना कहीं वो हमारे हर जगह पर, हर चीज में दिखती ही है। तो होता क्या है कि हमारे अंदर, हर किसी के अंदर उतना कौशल नहीं है कि वो सीधे भारी उद्योगों पे काम कर सके। और भारी उद्योगों में अब मनुष्य से ज्यादा मशीन काम कर रहे हैं, तो मनुष्य को उतना रोजगार मिल नहीं पाएगा। और कुटीर उद्योगों की तरफ, एमएसएमई की तरफ अगर आपका ध्यान नहीं रहेगा तो बेरोजगारी तो रहेगी ही। तो एमएसएमई को क्या करिए, सपोर्ट करिए, कुटीर उद्योगों को सपोर्ट करिए, लघु और मध्यम उद्योगों को सपोर्ट करिए, तभी क्या हो पाएगा, तभी समाज में अच्छे से लोग आगे बढ़ पाएंगे, स्वरोजगार की भावना उभर करके आएगी, जो युवा है वो भी स्टार्टअप करने का सोचेंगे। इसीलिए आपको इसको सपोर्ट करना पड़ेगा। अगर इसका विकास निम्न रहेगा तो बेरोजगारी बहुत बृहद स्तर पर देखी जाएगी। ठीक है, तो जैसे होता है कि हर एक युवा आज के डेट में सरकारी नौकरी के पीछे मरा पड़ा है, लेकिन अगर उसे अदर चीजों में सहयोग मिले सरकार की तरफ से, तो वो क्या करना चाहेगा, स्टार्टअप करना चाहेगा, कोई नया रोजगार खड़ा करना चाहेगा कि चलो कुछ तो सपोर्ट मिल रहा है हमें यहाँ भी, तो क्यों ना कुछ बिजनेस स्टार्ट करते हैं, कोई नया स्टार्टअप करते हैं। तो स्वरोजगार की भावना भी अंदर आएगी अगर यहाँ पर हम लोगों को क्या मिलेगा, थोड़ी हेल्प मिलेगी। तो हालांकि एमएसएमई को लेकर के सरकार ने योजना बनाई हुई है, तो जब मैं इसके बाद जब मैं इसका पार्ट 2 लेकर के आऊंगी तो उसको आप पूरा देखिएगा, बिल्कुल स्किप मत करिएगा। सारी योजनाओं के ऊपर मैंने चर्चा किया हुआ है, लास्ट तक देखिएगा, एक एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है उसमें। ठीक है, हो सकता है शुरुआत की चीजें आपको नहीं ठीक लगे, लेकिन योजनाओं को आप मत छोड़िएगा। आप चाहे तो स्किप करके आगे से देखिएगा जहां से हमने कार्यक्रम स्टार्ट किया, लेकिन उसको जरूर देखिएगा, बेरोजगारी से रिलेटेड सरकार ने क्या क्या कार्यक्रम चलाए हैं। ठीक है, उसके बाद आता है कृषि उद्योगों का अभाव। अगर कृषि क्षेत्र में, खेती में अगर उद्योग ना हो, जैसे कहते हैं ना कि प्राइमरी सेक्टर में भी उद्योगों का विकास होना चाहिए जो कि प्राइमरी सेक्टर से रिलेट करें। ठीक है, जैसे आलू है तो आलू से चिप्स बनाना, कोई भी फल है, फ्रूट है, उसे जैम बनाना, ये सारी चीजें बनाना, मतलब कृषि क्षेत्र में भी उद्योग होने चाहिए। अगर हम अपने एग्रीकल्चर को इंडस्ट्री से नहीं जोड़ पाएंगे तो वो भी क्या रहेगा, एक तरीके से बेरोजगारी ही रहेगी, क्योंकि सिर्फ उगाना ही नहीं है। जैसे हम कहते हैं कि एक उद्योग होता है कि हम अपने यहाँ गेहूं उगाते हैं, सीधे गेहूं को
को बेच दें, या फिर हम ये करें कि गेहूं उगाएं, आटा पिसवाएं उसका और उसका ब्रांडिंग करवा के आटा बेचें, अच्छी क्वालिटी का आटा बेचें गेहूं ना बेच करके, तो वो हमें ज्यादा फायदा देगी। सीधे धान की खेती की है, चावल निकाले सीधे चावल जाके बेच दिए मंडी में, वो हमें उतना फायदा नहीं देगा। अगर आप अपने यहाँ थोड़ी अच्छी क्वालिटी के चावल उगाइए, उनको अच्छे से पॉलिश कराइए, सब चीज कराइए और बढ़िया से उनकी ब्रांडिंग करके पैकेजिंग करके आप उनको मार्केट में बेचिए, तो इससे क्या रहेगा, आपको ज्यादा बेनिफिट होगा। सरसों की खेती कर रहे हैं, अच्छे से सरसों का तेल, जो भी चीजें आपके यहाँ हो रही हैं, आप चाहें तो उन्हीं को और बेहतर ढंग से आप क्या कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं। इसके लिए क्या होना चाहिए, कृषि क्षेत्र में भी उद्योगों का क्या होना चाहिए, विकास होना चाहिए। अगर इसका अभाव रहेगा तो भी एक तरीके से कहीं ना कहीं वो चीजें नहीं मिल पाएंगी जो हमें चाहिए। तो बेरोजगारी सिर्फ यही नहीं होती है कि बस हमारे पास सामने में ठल्ले बैठे तो हम बेरोजगार हैं, बेरोजगारी बहुत स्तर पर है, वो मैंने आपको बताया है। फिर है मौसमी व्यवसाय। मौसमी व्यवसाय का जो कॉन्सेप्ट है कि चलो 4 महीना काम किया, फिर उसके बाद 8 महीना, साल में 12 महीने होते हैं, 4 महीना काम किया, 8 महीना बैठ के खाया, तो ये नहीं होना चाहिए। जैसे आपने देखा होगा कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो मध्यम वर्ग के कृषक होते हैं, वो अपने घर में कोई भी बड़ा फंक्शन करते हैं, मान लीजिए बेटी की शादी करते हैं, गहने बनवाने हैं, गहने बनवाने तो बोलते हैं कि चलो फसल जब कट जाएगी तब पैसे देंगे। जैसे मैं अगर बताऊं तो मैं पर्सनली बिलोंग करती हूँ सुनार फैमिली से, तो हमारे यहाँ ज्वेलरी के काम होते हैं, तो हमारे यहाँ पे जैसे ग्रामीण क्षेत्र से अगर कोई आए तो उनका ये होता है कि चलो जब फसल कटेगी पैसे आएंगे तो देंगे। तो क्यों, क्योंकि उनके पास साधन ही वही है, उनको उधार चाहिए, अभी शादी पड़ी है किसी महीने में और उनकी फसल की कटाई होगी किसी और महीने में, तो अभी उन्हें क्या चाहिए, अभी उन्हें पैसे चाहिए, ज्वेलरी चाहिए अपनी बेटी का शादी करने के लिए, पैसे वो अभी नहीं दे पाएंगे, वो जब फसल कटेगी उसको बेचेंगे तभी दे पाएंगे। तो ये चीजें आती हैं। तो मौसमी व्यवसाय जो है इसकी वजह से बेरोजगारी उत्पन्न होता है कि सिर्फ आप कुछ पर्टिकुलर मौसम में इतना कारोबार कर रहे हैं, उसके बाद आप ठंडे बैठे हुए हैं या फिर आपके पास काम ही नहीं करने को, तो आप करेंगे क्या, ये सारी चीजें। फिर आता है स्वरोजगार की इच्छा की अभाव। जैसे कि हमने कहा कि अगर सरकार कुटीर उद्योगों को, एमएसएमई को प्रोत्साहन करती है तो युवाओं के मन में भी स्वरोजगार की, स्टार्टअप की भावना उभर के आएगी, इच्छा होगी उनकी कि हम इसको भी करें, ठीक है। लेकिन अगर यही नहीं होगा तो उनकी भी इच्छा कैसे होगी, नहीं होगी, ठीक है। तो इसीलिए स्वरोजगार की इच्छा भी जगानी पड़ती है, उसके लिए सभी को मिलजुल के प्रयास करना पड़ेगा, युवाओं को भी इसके लिए थोड़ा सा उत्साहित होना पड़ेगा कि नहीं, हर चीज सरकारी नौकरी से ही नहीं होता है, कुछ खुद से भी करो, पढ़ो, अच्छी बात है पढ़ो, लेकिन कुछ तो अपना स्टार्टअप करो। तो ये जरूर होना चाहिए हर किसी के मन में। आप किसी एक चीज को लेकर के डेस्परेटली उसी के पीछे मत पगलाए रहिए, आप कुछ ना कुछ और भी सोचते रहिए। इसको ये नहीं कहते हम, अब बहुत आपको ज्ञान देने वाले मिलेंगे, कहेंगे कि तुमको मतलब अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है, तुम्हें भरोसा नहीं है, इसीलिए तुम ऐसा सोच रहे हो, तुम प्लान बी देख रहे हो। तो सीधा कहिए कि ये मेरा प्लान बी नहीं है, ये मेरा दूसरा काम है, ये मेरा पहला काम है, ये मेरा दूसरा काम है। मैं अपने पहले काम को करने के बाद मैं अपने दूसरे काम को करता हूँ। आप दिन रात तो नहीं पढ़ते होंगे, जाहिर सी बात है, आप बहुत ज्यादा पढ़ेंगे तो 8 घंटे पढ़ेंगे डेली, बहुत ज्यादा जाके पढ़ेंगे, हद से ज्यादा 8 घंटे पढ़ेंगे। दिन में घंटे कितने होते हैं, एक चीज मैं आपको यहाँ पर बताऊं, अगर आप देखिए तो एक दिन होता है, उसमें घंटे कितने होते हैं, 24। अब 24 घंटे में मान लीजिए आप 8 घंटे पढ़ते हैं, ठीक है, और उसके बाद इसी 24 घंटे को, अगर देखिए इस 24 घंटे को आप ऐसे बांट लीजिए, इस प्रकार से बांट लीजिए, ठीक है। तो 6 घंटे ये है, 6 घंटे ये है, 6 घंटे ये और 6 घंटे ये। मान लीजिए ये घंटे आपने सोने में निकाल दिया, ठीक है, और 2 घंटे इसमें से और ले लीजिए, प्लस 8 आवर आपने क्या किया, स्टडी में निकाल दिया। यहाँ के बचे 4 घंटे आपने अपने डेली रूटीन में निकाल दिया, जो भी आपका है। फिर आपके पास कितने घंटे बचते हैं, 6 घंटे, ठीक है। 6 घंटे आप सो लिए, 8 घंटे आप पढ़ लिए, 4 घंटे आप अपने अदर काम कर लिए पूरे दिन के, या समझ लीजिए कि आपने यहाँ से 1 आवर लेके 5 घंटे इसको कर दिया, तब भी आपके पास 5 घंटे बचते हैं ना। तो कुछ करते क्यों नहीं, करिए, कुछ भी करिए, ट्यूशन पढ़ाइए, कुछ भी करिए, कुछ भी करिए, इस 5 घंटे को भी अच्छी जगह पर लगाइए, कर ले जाएंगे। अगर आप करना चाहेंगे तो, नहीं तो नहीं कर पाएंगे, ये तो जाहिर सी बात है। आगे आता है कौशल एवं तकनीकी ज्ञान का अभाव। तो अक्सर होता है कि
लोग करना भी चाहें तो उनके पास प्रशिक्षण नहीं होता उस चीज को करने का, कौशल नहीं होता, कुशल नहीं होते उस काम को करने को लेकर के वो, तो इससे भी क्या होता है कि वो कर नहीं पाते हैं, उन्हें रोजगार मिले भी तो कैसे मिले। टेक्नोलॉजी का भी अभाव रहता है, उन्हें टेक्निकल ज्ञान नहीं होता है कि तकनीकों का हम प्रयोग कैसे करें, तकनीकी ज्ञान का अभाव। अब कंप्यूटर आपके पास पड़ा है, अगर आपको चलाने नहीं आएगा तो कोई कैसे आपको अपने यहाँ टाइपिस्ट की नौकरी देगा, कोई कैसे आपको रिसेप्शनिस्ट के जॉब पर रखेगा, नहीं रखेगा, क्योंकि आपको कंप्यूटर ही चलाने नहीं आता है, आपको टेक्निकल नहीं आता है नॉलेज, तो आप कैसे कर पाएंगे। तो इसीलिए हर चीज को अपने आप को समय के साथ जोड़िए, किताबें कीड़ा बन के मत रहिए। जैसे मैंने कहा 5 घंटे यूटिलाइज करना है, कुछ मत करिए, अगर कुछ भी काम नहीं करना है तो उस 5 घंटे को आप कुछ और स्किल में लगा दीजिए, कुछ ऐसे स्किल डेवलप करिए जो आपको उससे अलग काम आए। आप कंप्यूटर चलाइए, उसको सीखिए, आप टाइपिंग सीखिए, आप कुछ भी करिए, डेटा एंट्री सीखिए। डेटा एंट्री में तो आज के डेट में बहुत स्कोप है जो कि आप घर बैठे कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं जो आप कुछ एक्स्ट्रा स्किल भी क्या कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं इस 5 घंटे में। जरूरी नहीं है कि आप जाके लेबराना करिए, बिल्कुल नहीं, आप कुछ भी स्किल डेवलप कर सकते हैं, अपनी स्टडी को और अच्छा इनहेंस कर सकते हैं। हिंदी मीडियम के लोग क्या करते हैं, ज्यादा डेस्परेट होते हैं हिंदी को लेकर, इतना ज्यादा कि उसका कोई हद नहीं है, ठीक है, ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग करके बोलते हैं कि लगता है कि बस करो बस, तो भी चल रहे हैं। ऐसे ना करिए, ऐसे करेंगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। अपने आप को समय के साथ जोड़ के रखिए, तभी आप क्या हो पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। नौकरी नहीं मिलती तो ना मिले, आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आपने बहुत ऐसी चीज की तैयारी की है ना, अगर अच्छे से की है तो यूपीएससी आपको कभी भी खाली नहीं छोड़ेगा। अगर आपने यूपीएससी की अच्छी तैयारी की है, भले आप डीएम न बन पाए, लेकिन उसके बावजूद भी आप बहुत अच्छा करेंगे, बहुत बड़ा करेंगे। सिविल सर्वेंट की तैयारी एक ऐसी तैयारी है कि आप इसको अच्छे से करने के बाद जो भी करेंगे बड़ा ही करेंगे, अगर आपने अच्छे से की है तो, नहीं तो आप कुछ भी नहीं करेंगे, ठीक है। खैर ये तो रीजंस हमने देखे बेरोजगारी के। अब आगे बढ़ते हैं हम परिणाम की ओर कि परिणाम क्या आता है। परिणाम आता है, एक तो मानव संसाधन का कुशलतम प्रयोग नहीं हो पाता है, ठीक है। अगर लोग बेरोजगार ज्यादा से ज्यादा रहेंगे तो जो हमारे यहाँ पर ह्यूमन कहते हैं ना, ह्यूमन रिसोर्स है, बहुत ज्यादा यूथ पॉपुलेशन है, तो उनका कुशलतम उपयोग हम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इसी प्रकार से अगर उनके पास रोजगार रहेगा, काम के साधन रहेंगे, तो उनका हम सही से यूटिलाइजेशन कर पाएंगे हमारी इकोनॉमी को ग्रोथ करने के लिए, हमारी इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए। लेकिन अगर ये ही नहीं हो पाएगा तो इनका कुशलतम प्रयोग नहीं हो पाएगा। उसके बाद उत्पादन में कमी रहेगी, प्रोडक्शन में भी कमी आएगी। अगर ज्यादा से ज्यादा बेरोजगारी रहेगी तो कहीं ना कहीं हमारे प्रोडक्शन को भी क्या करेगी, प्रभावित करेगी। रोजगार विहीन समृद्धि, इसको मैं आपको पार्ट 2 में बहुत अच्छे से समझाऊंगी। यहाँ पर आप इतना समझ लीजिए, रोजगार विहीन समृद्धि का मतलब ये होता है कि आपकी अर्थव्यवस्था तो ग्रो कर रही है, यानी जिस दर से इकोनॉमी ग्रो कर रहा है, जिस रेट से इकोनॉमी यहाँ पर है, इकोनॉमी ग्रोथ यहाँ पर है, और रोजगार जो है वो यहाँ पर है, एम्प्लॉयमेंट कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो होता क्या है कि जितनी दर से आपकी इकोनॉमी ग्रो कर रही है, उतनी दर से रोजगार का सृजन नहीं हो पा रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि अर्थव्यवस्था तो ग्रो कर रही है, लेकिन कैसे, रोजगार विहीन, ठीक है, रोजगार विहीन ग्रो कर रही है। यानी कि आप अब सिर्फ अर्थव्यवस्था में पैसे बढ़ा रहे हैं, लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, तो वो ग्रोथ कैसी कहलाएगी, जॉबलेस ग्रोथ कहलाएगी, या हम कहेंगे रोजगार विहीन समृद्धि कहलाएगी। इसको हम नेक्स्ट सेकंड पार्ट में अच्छे समझेंगे। बचत और पूंजी की निम्न दर, ठीक है। प्रोडक्शन कम रहने का मतलब यही होता है कि आपके पास सेविंग्स नहीं है, आपके पास कैपिटल नहीं है। जब कैपिटल नहीं है तो आप इन्वेस्टमेंट कैसे करेंगे, निवेश कैसे करेंगे, निवेश नहीं करेंगे तो प्रोडक्शन कैसे होगा। तो ये सारी चीजें एक दूसरे से रिलेट करती हैं। फिर आता है आय का असमान वितरण। बेरोजगारी की स्थिति अगर ज्यादा रहती है तो जाहिर सी बात है कि हमारे देश की जो संपत्ति है उसका संकेंद्रण किसी एक खास वर्ग के पास होगा, और एक खास वर्ग, एक दूसरा वर्ग क्या होगा, वो बहुत ज्यादा नीचे स्तर पर होगा, एक ऊपर होगा, एक नीचे होगा। तो दोनों के बीच का जो गैप है वो बहुत ज्यादा होगा, और आय का असमान वितरण भी रहेगा, संसाधनों का असमान वितरण रहेगा, मनोबल में कमी आएगी। अगर आपके पास काम नहीं होता तो आपका मनोबल भी क्या होता है, कम रहता है, आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं होता। इसीलिए कहते हैं ना कि सेल्फ कॉन्फिडेंस को बनाए रखिए, ओवर कॉन्फिडेंट ना होइए, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बनाए रखिए। साथ ही साथ कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज ऐसे करते रहिए ताकि आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बना रहे, ठीक है, बहुत जरूरी होता है। हर चीज पैसा नहीं होता है, इतना ध्यान रखिए। कभी कभी आपको बिना पैसों के लिए भी, अगर आपको अपनी खुशी से अपने आप को निखारने के लिए कुछ करना पड़े तो उसको भी जरूर करिए, ठीक है। फिर सामाजिक कुप्रथा एवं गैर कानूनी गतिविधियां
इससे। होता क्या है कि जब बेरोजगारी नहीं रहेगी, लोगों के पास काम नहीं रहेगा, तो बहुत लोग क्या हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, फिर चोरी डकैती करते हैं कि अब ऐसे नहीं तो ऐसे कमाऊंगा। अब जैसे आपने देखा बिहार का कांड, तो ये सब क्या है, आपराधिक गतिविधियां तो हैं, ये सारी चीजें तो बढ़ती है समाज में अगर बेरोजगारी की स्थिति ज्यादा है तो ये सभी चीजों को हमने समझा। अब हम नेक्स्ट और लास्ट जो हमारा सेक्शन है इसमें वो है कि उपाय क्या किए जा सकते हैं। ठीक है, इन बेरोजगारियों को दूर करने के उपाय क्या किए जा सकते हैं। तो इसको अगर हम देखें तो हम समझेंगे कि सबसे पहले तो श्रम की उपलब्धता एवं कुशलता में सुधार होना चाहिए। ठीक है, यानी कि श्रम की उपलब्धता एवं कुशलता में क्या करिए, सुधार करिए, तब जाकर के हम क्या कर पाएंगे, बेरोजगारी से थोड़ा बहुत क्या कर पाएंगे, निजात पा पाएंगे। कि अच्छे से पहले तो श्रम की उपलब्धता मतलब श्रम का सृजन करिए, कार्य का सृजन करिए और कुशलता में सुधार करिए, लोगों को कौशल से प्रशिक्षण प्रदान कराइए ताकि क्या हो सके कि सही से वो अपने काम को कर पाए, जिस कार्य में लगे उसको कर पाए और सही काम का चुनाव कर सके। तो इसलिए क्या होना चाहिए, सबसे पहले तो कार्य का सृजन होना चाहिए। दूसरा, एमएसएमई में सुधार करिए। एमएसएमई के क्षेत्र में, मध्यम और लघु उद्योगों के क्षेत्र में आप उनको प्रोत्साहित भी करिए, उसमें कुछ नए नए कार्यक्रम लेकर के आइए, उनके लिए कुछ सब्सिडीज प्रोवाइड करिए, कुछ छूट दीजिए, हेल्प करिए उनकी, ताकि वो उसमें क्या हो, आगे बढ़ सके। उसके बाद होता है व्यवसायिक शिक्षा का व्यवस्था। जो नई शिक्षा नीति है उसमें तो व्यवसायिक शिक्षा की बात की गई है, लेकिन अब नई शिक्षा नीति को अच्छे से इम्प्लीमेंट कराइए, इम्प्लीमेंटेशन अच्छा होना चाहिए, व्यवसायिक शिक्षा होना चाहिए, जो जो करना चाहे उसको वो करने दीजिए, ताकि शिक्षा की जो नीति है वो अच्छी रहे, दोषपूर्ण न रहे, ताकि वो भी लोगों के रोजगार में क्या करे, सहयोग कर सके। बहुफसलवाद को बढ़ावा, जो मौसमी जो बेरोजगारी है इसमें आपने देखा कि एक पर्टिकुलर महीने में धान या गेहूं की खेती करके फिर बाकी महीने बैठे रहते हैं, तो बहुफसलवाद को बढ़ावा दीजिए। एक चीज करिए, अगर आपने धान की खेती की फिर आप सब्जियां उगाइए, फल उगाइए, मतलब अपनी खेती के, अपनी मिट्टी के अकॉर्डिंग आप उसमें जिन जिन चीजों की खेती कर सकते हैं, खाली टाइम में आप उन चीजों को उगाइए, ताकि आप बैठे न रहिए, बहुफसलवाद को अपनाइए। उससे क्या आपके खेत की भी जो प्रोडक्टिविटी है वो भी बढ़ती है, वो फायदा ही होता है, नुकसान नहीं होता। फिर बागवानी व वाणिज्यिक कृषि को बढ़ावा दीजिए। मतलब कि वाणिज्यिक कृषि का मतलब कि जो कमर्शियल क्रॉप्स होती हैं जिनको आप बेच के पैसे कमा सकते हैं अच्छा खासा, जैसे मूंगफली वगैरह हो गए, गन्ना वगैरह हो गए, सब कमर्शियल क्रॉप में आते हैं, तो इनको आप उगाइए ज्यादा से ज्यादा, ताकि आप इनको अच्छे से अच्छे रेट में बेच सकें। तो इससे क्या रहेगा, आप ही का ग्रोथ होगा, आप ही को अच्छा फायदा होगा। फिर सरकारी उद्योगों को प्रोत्साहन, सरकार जिन जिन चीजों का आप स्टार्ट करें, सरकार की जो भी योजनाएं आगे आ रही हैं या सरकार जो उद्योग ला रही है उनको भी आप प्रोत्साहन दीजिए। ठीक है, उसको हताश मत करिए, उसको प्रोत्साहन दीजिए, ताकि उसमें भी आपको क्या मिल सके, अच्छे से लाभ मिल सके। फिर मत्स्य पालन और पशुपालन को बढ़ाइए। कृषि क्षेत्र में क्या है कि सिर्फ खेती ही नहीं, उसके साथ साथ आप पशुपालन करिए, भेड़ बकरियां गाय इन सबको पालिए, ताकि इनका भी यूज हो सके। गाय रहेगी, भैंस रहेंगे, दूध का उत्पादन होगा, भेड़े रहेंगे, ऊन का उत्पादन होगा, तो इन सब चीजों का भी देखिए। मत्स्य पालन करिए, तो मत्स्य व्यापार भी बहुत बड़ा एक है, तो ये सारी चीजें आप करिए। फिर श्रम प्रधान तकनीकों का प्रयोग, इसको मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, श्रम प्रधान तकनीकों का प्रयोग, यानी टेक्नोलॉजी का यूज करिए। जो भी चीज करिए, जिस भी क्षेत्र में करिए, उस क्षेत्र में टेक्नोलॉजी के जो भी डेवलप हुए हैं, जो भी डेवलपमेंट, जो भी विकास हुए हैं, उनका अच्छे से यूज करिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें करना पड़ेगा, तभी जाकर के हम क्या कर पाएंगे, सही ढंग से अपने देश के संसाधनों का अच्छे से क्या कर पाएंगे, हम उसको यूटिलाइज कर पाएंगे, तभी हम क्या करेंगे कि अपने लिए रोजगार का सृजन कर पाएंगे और तभी बेरोजगारी जैसी चीजों से निजात पाया जा सकता है। अब इससे रिलेटेड काफी सारे पॉइंट्स हैं जो कि मैं आपको दूसरे पार्ट में बताऊंगी, जैसे कि बेरोजगारी से रिलेटेड कार्यक्रम, जो भी योजनाएं सरकार की गई हैं, उससे रिलेटेड जो रिपोर्ट्स हैं, आउटलुक रिपोर्ट, ये सारी चीजों के ऊपर, और भी जो जैसे कि मैंने कहा ओपन्स लॉ को मैं वहाँ पे समझाऊंगी। रोजगार विहीन समृद्धि क्या होती है मैं आपको बताऊंगी। श्रम और आपूर्ति क्या होता है, श्रम बल और श्रम आपूर्ति में क्या डिफरेंस है मैं आपको बताऊंगी। तो ये सारी चीजें मैं आपको सेकंड पार्ट में दूंगी। तो फिलहाल के लिए ये हमारा बेरोजगारी से रिलेटेड क्लास यहाँ पर एंड होता है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा बेरोजगारी से रिलेटेड हर एक टॉपिक। इससे रिलेटेड मेंस या प्रीलिम्स जिससे भी क्वेश्चन आएंगे आई थिंक आप कर ले जाएंगे। अगर आपको अच्छा लगे तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। जो भी सजेशंस हो वो सजेशंस भी दिया करिए। जो भी आपको लगे कि नहीं आपको मुझे अपनी क्लास में कुछ एनहेंसमेंट करना चाहिए तो आप मुझे भी बताइए। खुल के सब चीज़ का स्वागत है। आपको जो भी बोलना है आप बोलिए। हाँ, लेकिन कोई ऐसे कमेंट ना करिए जो कि अनअप्रोप्रिएट हो। अच्छे कमेंट करिए
और साथ ही साथ सजेशन दीजिए, अच्छा लगे तो अच्छा बताइए, बुरा लगे तो बुरा बताइए, जो भी बताइए बस बैड ना हो, ठीक है। तो फिलहाल के लिए इस क्लास में सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।